Good afternoon, student. Today we study about ल्यूकेमिया. इसके पहले हमने पढ़ा था बोन कैंसर. आज हम पढ़ेंगे ब्लड कैंसर के बारे में. ठीक है, तो ब्लड कैंसर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. जो ल्यूकेमिया है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ल्यूक. ल्यूक मतलब होता है वाइट, ठीक है, और एमिया मतलब होता है ब्लड. तो ये एक तरह का वाइट सेल्स है जो कि ब्लड में कन्वर्ट होकर ल्यूकेमिया वर्ड डिराइव्ड हुआ है. ठीक है, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ इसकी डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन के बाद हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉमन सिम्टम्स एंड सिस्टम मैनेजमेंट और सपोर्टिव केयर, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. तो सबसे पहले देखेंगे कि ल्यूकेमिया क्या है. द वर्ड ल्यूकेमिया comes from the Greek word Luke, which means white. ठीक है, जिसमें एमिया का मतलब होता है, आइमा का मतलब होता है इसमें ब्लड. और ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया इज अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर. ल्यूकेमिया is a malignant that involves the bones or bone marrow. बोन मैरो कहाँ क्या होता है, जिसमें हमारी जो आरबीसीज है, ठीक है, वो बनती है. एंड ब्लड सिस्टम. ल्यूकेमिया results in the uncontrolled growth of abnormal leukemic white ब्लड सेल. ठीक है, तो यहाँ पे जो ल्यूकेमिया की डेफिनेशन है, क्या डिराइव हो रही है, ल्यूकेमिया कौन से वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है ल्यूकोज. ल्यूकोज का मतलब होता है वाइट. वाइट क्या है, यहाँ पे सेल है. ठीक है, और आइमा जो है ये वर्ड का मतलब होता है ब्लड. तो जो ये वाइट ब्लड सेल्स है, इन दोनों को कंप्रेस करके क्या बनता है, ल्यूकेमिया. ठीक है, अब ये ल्यूकेमिया जो है वो एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है जो कि ब्लड में होता है, और ये कहाँ पर कंडक्ट होता है, बोन मैरो में. ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लड जो आरबीसीज है वो बनती है. ठीक है, तो ये यहाँ इस बोन मैरो में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है किसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स की. अनकंट्रोल्ड मतलब कि जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से
ग्रो कर रही है, ठीक है, अलग तरीके से वो अपना ग्रोथ कर रही है। तो उस जगह पे क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन हो गई, ल्यूकेमिया की कंडीशन, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है ब्लड का, ठीक है, जो कि लैक ऑफ नॉर्मल ग्रोथ, जो मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ है उसकी लैकिंग होने लगती है, और यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है उनकी क्या होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा एबनॉर्मली तरीके से ये ग्रो करने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं शो करूँ तो किस तरीके से होगा, जैसे कि ये देखो, ये स्टीम सेल है, सपोज ये स्टीम सेल है, ठीक है। फिर ये क्या बना रही है, लिम्फोइड स्टीम सेल, और ये यहाँ पे मेलॉइड स्टीम सेल, ये है स्टीम सेल, ठीक है, ये है लिम्फोइड स्टीम सेल, और ये है मेलॉइड स्टीम सेल। तो ये जो स्टीम सेल है इसने क्या बनाया, दो तरह की सेल डिविजन हुआ, एक लिम्फोइड स्टीम सेल में कन्वर्ट हुआ और एक मेलॉइड स्टीम सेल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो मेलॉइड स्टीम सेल है उसने 3 टाइप्स के सेल डिविजन किए। सबसे पहला उसने बनाया मेलॉइड टिश्यू, फिर इस मेलॉइड टिश्यू से 3 तरह के डिविजन हुआ सेल के, ठीक है। उसके बाद ये लिम्फोइड टिश्यू में कन्वर्ट होगा लिम्फोइड स्टीम सेल, ये जो लिम्फोइड टिश्यू, मेलॉइड टिश्यू, लिम्फोइड ब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो मेलॉइड ब्लास्ट है इसने क्या बनाया, आरबीसीज बनाया, ठीक है, रेड ब्लड सेल बनाया, उसके बाद इसने बनाया प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद इस लिम्फोइड ब्लास्ट में से क्या निकला, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, WBC, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे बोन मैरो में इस तरीके के सेल प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, ब्लड के। पर अब ये स्टीम सेल क्या कर रही है, एबनॉर्मल तरीके से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो जिसमें इमेच्योर ब्लड सेल्स बन रहे हैं, और इमेच्योर ब्लड सेल्स बनने के कारण ये ल्यूकेमिया की कंडीशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये देखो, ये स्टीम सेल है, स्टीम सेल से मेलॉइड स्टीम सेल बना, ठीक है, और यहाँ पे डिविजन होके लिम्फोइड स्टीम सेल बना, फिर मेलॉइड स्टीम सेल से मेलॉइड ब्लास्ट बना और लिम्फोइड ब्लास्ट बना। उसके बाद ये इसमें सेल डिविजन हुआ, तो ये इसने आरबीसीज में कन्वर्ट कर लिया और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट कर लिया, और जब WBC में आया लिम्फोइड ब्लास्ट में, तो ये इसमें से WBC में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब हम लेबोरेटरी में CBC काउंट के लिए जाते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स निकालनी है तो उनके लिए अलग से टेस्ट होता है, ठीक है, वो फिल्टर करते हैं, फिर उसमें ब्लड को फिल्टर करते हैं और ज़्यादा, और उसमें से WBCs निकालते हैं। लेकिन अगर जब कंप्लीट ब्लड काउंट होता है तो RBCs और प्लेटलेट्स का दोनों का ही रिपोर्ट देते हैं वो। जैसे प्लेटलेट्स क्या हो गई, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये सारी प्लेटलेट्स होती है, और RBCs में जो हीमोग्लोबिन कितना है ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो ये है ल्यूकेमिया के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की किस तरीके से सेल बनती है। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है इसमें, पहला होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। तो जो एक्यूट होता है वो रैपिड इमेच्योर सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इमेच्योर सेल्स इंक्रीज होते जाती है और बनते जाती है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में ये जो सेल है वो एबनॉर्मली बढ़ तो रही है, रिलेटिवली मेच्योर होके
मतलब बहुत टाइम तक वहाँ पे स्टोर्ड होती रहती है, और फिर वो क्रॉनिक में जाके जो स्टेज है वो बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे इसके, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर और इसकी इटियोलॉजी होगी, किन किन कारणों की वजह से होगा। तो सबसे पहला कीमोथेरेपी, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, केमिकल एक्सपोजर, एटॉमिक बॉम्ब एक्सपल्शन, उसके बाद डायग्नोस्टिक एक्सरे, इसके बाद स्मोकिंग, ठीक है, उसके बाद आएगा एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, फिर ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया, वायरस टाइप 1, फिर फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी इटियोलॉजी है वो क्या है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है। एटॉमिक बॉम्ब एक्सपल्शन, एटॉमिक बॉम्ब एक्सपल्शन इन द सेंस कि जो अगर ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह में गए हैं, ठीक है, या ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह में ये चीजें हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब एक्सपल्शन की अगर उसके एक्सपोजर में आ गए तो ब्लड में इन्फेक्शन के थ्रू वो पहुंच सकता है। फिर डायग्नोस्टिक में अगर एक्सरे दिया है तो एक्सरे के थ्रू बोन मैरो में इफेक्ट करेगा, और बोन मैरो में इफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो ब्लड सेल्स है, आरबीसीज जहाँ पे बन रही है, हीमोस्टैटिस जहाँ पे हो रहा है, वो भी अफेक्ट होगा। स्मोकिंग हो गया, फिर एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल, किसी ऐसे केमिकल से एक्सपोजर हो जाना हमारी बॉडी की आरबीसीज का, ठीक है। फिर डाउन सिंड्रोम, फिर ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया, ये एक टाइप का वायरस है, दो तरह के होते हैं ये, टाइप 1 और टाइप 2। तो यहाँ पे अगर टाइप 1 वाला वायरस अगर हो गया है तो उस कंडीशन में ल्यूकेमिया होगा, या फिर किसी फैमिली में, फैमिली के कंजेनाइटल अगर इनहेरिटेंट हुआ है तो फैमिली हिस्ट्री को भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर और इसकी इटियोलॉजी कि इन कारणों की वजह से ये कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से ये कॉज हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया। तो सबसे पहला इसका, कभी भी हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, इसका कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर है। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे हम कोई भी फैक्टर ले लेते हैं, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज एच, हमने जो बताया था वो वायरस के बारे में, HTLV, ठीक है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस फैक्टर सच एज, ये ले लेते हैं HTLV। इसका मतलब ये होगा ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, क्लियर। इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड
growth of abnormal leukemia, white blood cell, क्या हो रहा है यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल तरीके से ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब व्हाइट ब्लड सेल, WBC का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, उसके कारण क्या हो रहा है फिर, which results the uncontrolled production of leukemia cell in blood। उसके कारण क्या हुआ, विच रिजल्ट टू द अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकेमिक सेल इन द ब्लड, ब्लड में अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है ल्यूकेमिक सेल का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, which leads to the inadequate space in the bone, जिसमें क्या हो रहा है, inadequate space बन रहा है बीच में, which leads the inadequate space in the bone marrow, right, for normal blood production। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमोपोइसिस इज अकर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विच लीड्स टू द इनएडिक्वेट स्पेस इन द ब्लड बोन मैरो, ठीक है, और नॉर्मल ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ल्यूकेमिक सेल्स ग्रो हो रही है अनकंट्रोल्ड तरीके से हमारे बोन मैरो में। उसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू दिस, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ड्यू टू दिस the lack of normal blood growth results in the lack of normal white blood cell, increase the risk of infection, ठीक है, और डिक्रीज क्या कर रहा है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस द लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट इन द लैक ऑफ नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसके कारण क्या हो रहा है, इन्फेक्शन का ग्रो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, सेल की लैकिंग हो रही है और व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर विच लीड्स टू द लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग द फटिग वीकनेस, उसके कारण क्या होगा, वीकनेस आएगी, फटिग होगा, थकान लगेगी, और नॉर्मल प्लेटलेट प्रोडक्शन
जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग विच लीड्स टू द ल्यूकेमिया। यहाँ इसके इन सब चीज के कारण क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विच लीड्स टू द ल्यूकेमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ल्यूकेमिया कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या हो रहा है इसमें, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है ल्यूकेमिया सेल की, और जिसके कारण अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है ल्यूकेमिक सेल का ब्लड में। उसके बाद विच लीड्स टू द इनएडिक्वेट स्पेस इन द बोन मैरो। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसके कारण है ना ब्लड की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ के रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ा देगा, उसके बाद ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ा देगा, जिसके कारण ल्यूकेमिया कॉज हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या इसमें कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या होगा, हेडेक होगा। ठीक है, क्या होगा, हेडेक होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे वेट लॉस होगा, फटिग होगा। ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम होगा, बैलेंस मतलब हियरिंग बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद ब्लड इमेज, ब्लड विजन। उसके बाद पेनफुल स्वेलिंग, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिर नोशिया, वोमिटिंग, फिर टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग, फिर सीजर्स आएंगे। क्लियर, ये सारा कुछ होगा, किसमें होगा, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है, किसमें हो रहा है, ये ल्यूकेमिया की कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या क्या मैनेजमेंट होगा इसमें, सबसे पहले हम क्या देंगे, कीमोथेरेपी। ठीक है, फिर हम देंगे बायोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, फिर हम देंगे टारगेटेड थेरेपी। फिर हम देंगे स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में देंगे, मैनेजमेंट में। क्लियर, अब सपोर्टिव केयर की बात करें तो हमको क्या क्या देना है, उसके इन्फेक्शन को क्योर करना है, एनीमिया और ब्लीडिंग और डेंटल प्रॉब्लम्स को भी हील करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उसमें प्रॉब्लम हुई, प्लेटलेट्स इंक्रीज हुए, तो फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम भी होगी। और कीमोथेरेपी की वजह से माउथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इन्फेक्टेड, मतलब जल्दी ब्लीड करने लग जाते हैं, गम्स वगैरह बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो है ना, हमको सपोर्टिव केयर में क्या क्या देना है, क्या क्या चीजें देनी है हमको। सबसे पहला आएगा इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, एनीमिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आएगा, डेंटल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें आएगी सपोर्टिव केयर में। ठीक है, तो ये था ल्यूकेमिया के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने, ल्यूकेमिया क्या होता है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़े जिसमें वो 2 टाइप्स के बारे में बताया, एक्यूट और क्रॉनिक, रिस्क फैक्टर पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा जिसमें सिस्टमिक के अकॉर्डिंग कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, है ना।
ईजी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है नेक अंडर द आर्म्स, है ना। और मैनेजमेंट में हमें कीमोथेरेपी के बारे में देखा, बायोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी के बारे में, टारगेटेड थेरेपी, स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब बोन मैरो में स्टीम सेल का ट्रांसप्लांट करते ताकि वो क्या कर सके, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसीज बना सके, कैपेबल हो, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो स्टीम सेल से आरबीसीज नहीं बनेंगे। प्लेटलेट्स लिम्फोइड ब्लास्ट बनाता है और जो आरबीसीज है वो कौन बनाता है, माइलोइड ब्लास्ट, ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। फिर सपोर्टिव केयर देखिए, उसमें इन्फेक्शन के बारे में देखा, अनेमिया और ब्लीडिंग के बारे में देखा, डेंटल प्रॉब्लम के बारे में देखा। ये सारी चीजें हमने किसके अंदर देखी आज, ल्यूकेमिया के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow I'll continue about अब हम दूसरा पढ़ेंगे। ऑन्कोलॉजी मेरे ख्याल से खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ऑन्कोलॉजी खत्म है ना। तो अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे इसकी। क्लियर कि सेकेंड यूनिट क्या क्या है ऑन्कोलॉजी के अलावा। तो ऑन्कोलॉजी वाली सारी डिजीजेस कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड करवाया है ना। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, वीडियो में लिंक मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप पर। थैंक यू, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।